हेलो, वेलकम। मैं अभिषेक सर आ गया हूँ वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 2 का वीडियो लेके। इस पे आज हम लोग ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। देखो, कोलिजन वाले जो पार्ट बाकी था ना पहले पार्ट में, उसी को हम लोग मेनली आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने पार्ट 1 में दिया था उसमें देखना तुम ज़्यादातर पोर्शन क्लास 10 ICSE का ही था, है ना। तो वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आने का चांस नहीं है उतना, फिर भी कर सकते हो, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन आने का चांस है आज जो हम लोग वीडियो करेंगे इसके ऊपर बेस्ड है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेनली कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्लास 11 में नया टॉपिक है। क्लास 10 ICSE में या फिर 9 CBSE में जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर था उसमें ये वाला पोर्शन था ही नहीं। शायद नाम सुना होगा कि हाँ कोलाइड कर रहे हैं बॉडी, लेकिन उसके कितने टाइप्स होते हैं या उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो चलो आज वही हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आई कैन गिव यू गारंटी कि ये जो वीडियो अगर देख लोगे तो इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। बुक में ऐसा नहीं है, जो पॉइंट्स मिसिंग हैं वो भी डिस्कस करेंगे आज। तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पेन और कॉपी रेडी रखो, स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट क्लास में जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पढ़ाया था ना, याद है? तो उसके अंडर ना एक इक्वेशन है, ये यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्या न्यूमेरिकल आ सकता है? F = -du/dx, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये कहाँ से है? ये U जो है ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और F है फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो हमें फोर्स मिलेगा। तो इसके ऊपर कुछ सम्स आ सकते हैं, और मैं अब से जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगा जो भी चैप्टर्स का, मैं एक ना फिजिकल प्रॉब्लम लैब बोल के एक मैं पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ सम्स होंगे, उसमें 10, 15, 20 कुछ भी सम्स हो सकते हैं, जो अलग अलग वैराइटीज़ के सम्स होंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं एक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ओपन कर रहा हूँ फिजिका नाम से, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो उसमें तुमको DPP, डेली फैक्ट्स, क्वेश्चंस, या ये जो फिजिकल प्रॉब्लम लैब जो बोला मैंने, वो सब तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें से आई थिंक ये वाला जो पोर्शन है वर्क एनर्जी पावर का, मैंने वहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए, 10 न्यूमेरिकल्स, हाँ 10 ही दिया, 10 न्यूमेरिकल्स है। तो अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक लॉन्ग वीडियो लाऊँ उस पूरे पोर्शन का, या फिर पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का मैं एक शॉर्ट्स बना दूँगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट कर देना एक बार कि कोई अगर डाउट हो तो। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन दिया वो ज़रूर करना, क्योंकि वो 10 जो क्वेश्चन है मैंने बहुत चुन के दिया, ठीक है। वो बहुत इफेक्टिव है क्वेश्चंस। अगर वो 10 क्वेश्चन तुमने लगा लिया, सॉल्व कर लिया ना, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसी में देखना, इस कॉन्सेप्ट का भी एक क्वेश्चन है कि U इज़ अ पोटेंशियल जो गिवन है, और हमें बोला गया है कि कब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है? उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी मिनिमम, है ना। तो ये डिफरेंशिएट करके हमको क्या करना है? हमें इसको =0 करना है, फिर वहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तुम लोग देख लेना, वो PDF मिल जाएगा तुम लोगों को, मैं कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना फिजिका का जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल तो खोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम चैनल भी खोला है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। चलो, तो देखो, कोलिजन जो पार्ट है ना, मेनली 3 तरह के कोलिजन होते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन। अच्छे से पेन पेपर रेडी रखो, नोट्स बनाओ। ये अगर वीडियो देख लिया ना, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दैट्स माय प्रॉमिस। फिर है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और थर्ड है पार्शियली इलास्टिक बोल सकते हो, या फिर इनइलास्टिक, दोनों ही सही है। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन एंड नहीं, और बोल सकते हैं इसको, ऐड बोलना जरूरत नहीं है, और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है।
ये 3 तरह के कोलिजन्स हम लोग के सिलेबस में हैं, तो ये तीनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो हर एक का ना एग्जाम्पल ले लेते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो है वो ना एक आइडियल केस बोल सकते हो। आइडियल केस मतलब जितने भी सराउंडिंग में हम लोग का कोलिजन होता है उसमें से कोई भी कोलिजन को तुम 100% परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं बोल सकते। क्यों क्यों? उस बहुत सारे रीजन है। एक क्या है, देखो जब इसका मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा तब मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है अगर तुमको लेना है कि हाँ हमने सराउंडिंग में जो जो कोलिजन हो रहे हैं उसका अगर क्लोजेस्ट कोई एग्जाम्पल हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, तो उसका तुम दे सकते हो जो बिलियर्ड्स के बॉल्स होते हैं ना, जो हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, 8 बॉल पूल 9 बॉल पूल जो गेम होता है, तो उसको हम लोग बिलियर्ड्स बोलते हैं। तो जो बिलियर्ड्स के बॉल्स के बीच का जो कोलिजन होता है उसको हम लोग काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, उसको परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं। या फिर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा, जितने भी पार्टिकल्स है उनके बीच का जो कोलिजन होता है उसको भी हम लोग परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसका एग्जांपल क्या है, बहुत सिंपल है। सपोज दो बॉडी के बीच में कोलिजन हुआ और कोलाइड करने के बाद दो बॉडी एक साथ स्टिक कर गए। एग्जांपल, सपोज हमने एक ब्लॉक को रखा है, उसको हमने बुलेट शूट किया, तो बुलेट ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और बुलेट और ब्लॉक क्या एक साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो आफ्टर द कोलिजन द टू बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर एंड दे विल स्टार्ट मूविंग, है ना। तो उस तरह के कोलिजन को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये दोनों को छोड़ के हम लोग के सराउंडिंग में जितने भी कोलिजन होते हैं, जितने भी मतलब एक्चुअली जितने भी कोलिजन तुम अपने आसपास देख रहे हो उसमें से 90% से ज़्यादा होता है ये थर्ड टाइप वाला, जो जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सपोज तुम खड़े हो, किसी ने धक्का दे दिया, बाइक को धक्का दे दिया, गाड़ी धक्का दे दिया, कुछ भी, मतलब तुम इंसान चल रहे हो मार्केट में, इंसान के साथ किसी का धक्का लग गया, तो सब एग्जाम्पल्स है पार्शियल इलास्टिक का। तो ये दोनों को छोड़ के जितने भी सब है सब पार्शियल इलास्टिक और पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हम लोग ना अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है। अब ये ना बुक में लिखा नहीं होगा तो इसको थोड़ा अच्छे से नोट करना ना। तो पहले हेडिंग दो इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, या प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, व्हाटएवर। पहला वाला जो पॉइंट है ए लिखो, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब, और ये वाला ना फर्स्ट वाला पॉइंट सब में कॉमन, जैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। सेकंड क्या है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद दोनों केस में क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी, आफ्टर द कोलिजन relative velocity remains same। ओके, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, सपोज पहले दो बॉडी में से एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, दूसरा बॉडी 3 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। हमें क्या पता है कि अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करना पड़ता है। तो एक का वेलोसिटी 5 था, दूसरे का 3 था, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी 5 - 3 2 होगा। अब कोलाइड करने के बाद सपोज दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया, एक का हो गया 4, दूसरे का हो गया 2, अब रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, फिर से 4 - 2 2, है ना। वही बोल रहा हूँ, मतलब दोनों का इंडिविजुअल वेलोसिटी चेंज हो सकता है कि दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों के वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो कोलाइड करने से पहले और कोलाइड करने के बाद वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी ये क्या चीज़ है ये हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल e = 1,
अब ये क्यों 1 हो रहा है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये लिख लो चारों पॉइंट, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर दो, करके नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट बनाना, ठीक है। चलो अब देखो, जितने भी कोलिजन होते हैं ना सराउंडिंग में, उनका मोमेंटम तो कंजर्व रह जाता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन उसका एनर्जी या फिर जो रिलेटिव वेलोसिटी वो ना हमेशा चेंज हो जाता है किसी न किसी वजह से। इसीलिए कोई भी कोलिजन जो अपने सराउंडिंग में है उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं बोल पाते, ठीक है, यही रीज़न है एक्चुअली। अच्छा, दूसरा क्या था? दूसरा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना, परफेक्टली, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, हो गया। अच्छा, पहला वाला क्या बोला था? पहला वाला कांस्टेंट हमेशा कॉपी पेस्ट मारो, पहला वाला कॉपी पेस्ट होगा, सेम होगा कि लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। दूसरा वाला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस आफ्टर द कोलिजन, मतलब कोलाइड करने के बाद क्या होता है, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाता है, ठीक है। सी में आफ्टर द कोलिजन ये ना जीरो हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि मैंने बोला था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आफ्टर द कोलिजन टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर। अब दो बॉडी अगर एक साथ स्टिक कर गए तो दोनों तो एक साथ मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट से कितना वेलोसिटी होगा? जीरो। व्हाई? बिकॉज दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल लो, सपोज तुम बस के अंदर बैठे, बस मूव कर रहा है, तो बस के साथ तुम भी तो मूव कर रहे हो, तो बस के रिस्पेक्ट से तुम्हारा वेलोसिटी क्या है? ऑब्वियसली जीरो। या तुम्हारे रिस्पेक्ट से बस का वेलोसिटी कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक साथ मूव कर रहे हो। तो उसी केस, इसीलिए देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी स्टिक कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों का एक ही वेलोसिटी होगा, सिमिलर, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? आफ्टर द कोलिजन इट विल बी जीरो। और डी में क्या होगा? यहाँ पे रेस्टिट्यूशन जो है कोएफिशिएंट वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? वेट फॉर इट। हो गया? दो पार्ट क्लियर? अच्छा, तीसरा वाला पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ही बार में हो जाएगा। तीसरा वाला पार्ट क्या था? पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा देखो, फिर से पहले वाला क्या, कॉपी पेस्ट, सेम रहेगा लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे दूसरा वाला सेम, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, कम होता है आफ्टर द कोलिजन। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, और जो ई होता है ना, स्मॉल ई, ये जीरो से ज़्यादा होता है एक से कम, यानी ये मतलब मोर देन जीरो, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, और एक से कम होगा, यानी डेसिमल में होगा, मतलब 0.6 0.9 ऐसा होगा, मतलब 1 नहीं होगा। क्लियर है? तो ये देखो तीनों टाइप के कोलिजन्स है, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना बुक में लिखा नहीं है, तो मैंने पूरा समराइज कर लिख दिया है। इसका अच्छे से नोट बनाओ, अच्छे से पढ़ो, देखो इसी में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल, देखो जैसे हमने बोला कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, प्रूफ करना है। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या था? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, प्रूफ करो। इसमें एक और स्पेशल केस है, इसमें स्पेशल केस क्या है? सपोज दो इक्वल मासेस के बॉडी है और उनके अंदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो हमें ये प्रूफ करना है या शो करना है
कि आफ्टर द कोलिजन दोनों अपना वेलोसिटी एक्सचेंज करेंगे। ये बहुत बढ़िया एक प्रूफ है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। हाँ, फिर 2 डायमेंशन कोलिजन्स होंगे, 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन होता है, 2 डायमेंशन इनइलास्टिक कोलिजन होता है। सब हम लोग 1 बाई 1 करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम ना ये डिस्कस कर लेते हैं। जो बोला था कि व्हाट इज ई, मतलब हमें क्या लिखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग देना ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या चीज़ है देखते हैं। चलो एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हेडिंग दे दो। चलो सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज एक मास m1 है, उसका वेलोसिटी है u1, दूसरा मास है m2, उसका वेलोसिटी है u2, है ना। अच्छा, अब दोनों देखो एक ही तरफ मूव कर रहे हैं। अब इन दोनों में से अगर दोनों को कोलाइड करना है, किसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली u1, क्योंकि वो पीछे से आ रहा है। अगर इसका स्पीड ज़्यादा नहीं हो तो कभी ये रीच ही नहीं कर पाएगा ना, यानी यहाँ पे u1 ज़्यादा है। तो यानी ये लोग नज़दीक आ रहे हैं, है ना। अब ये नज़दीक कितने स्पीड से आ रहा है अगर मैं पूछूं, ऑब्वियसली जो रिलेटिव वेलोसिटी है इन दोनों के बीच का, उसी वेलोसिटी से वो नज़दीक आएंगे एक दूसरे के। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसका मतलब क्या है कि किस रिलेटिव वेलोसिटी से दो बॉडी एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो कि एक बॉडी है m1 जिसका मास है क्या, जिसका वेलोसिटी u1, और दूसरा है m2 जिसका इनिशियल वेलोसिटी u2। और ऑब्वियसली फॉर द कोलिजन u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तब क्योंकि इसके बिना तो कोलिजन होगा ही नहीं, है ना। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, u1 माइनस u2, जिसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी नाम नहीं देंगे, क्या नाम देंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। या मतलब वो कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको क्या लिखना है, u1 माइनस u2। अब सपोज कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद ऑब्वियसली दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं होगा। इसका होगा v1, लेट अस अज्यूम, इसका होगा v2। या अब देखो इसने इसको पीछे से धक्का दिया है। अब धक्का देगा तो भाई वो ज़्यादा तेज भागेगा ना, है ना। धक्का देगा तो क्या होगा, धक्का देगा कोई पीछे से तो ज़्यादा तेज भागेगा, कौन, m2। अब इस केस में क्या होगा, v2 ज़्यादा होगा और v1 कम होगा, है ना। तो अब ये दोनों नज़दीक आएंगे कि दूर जाएंगे, ऑब्वियसली दूर जाएंगे क्योंकि धक्का लगने के बाद तो दूर भागेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे भी क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसको क्या लिखना है, v2 माइनस v1, है ना। देखो क्लियर है। अब हमने जो डिफाइन किया है E को, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, उसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो स्मॉल ई देखो क्या था फॉर्मूला, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये याद रखना क्योंकि कई सारे केस में ये अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। हर जगह पे v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 नहीं होगा, सिंबल अलग हो सकता है लेकिन मीनिंग सेम ही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो मिलाओ, परफेक्ट इलास्टिक में क्या था कि कोलाइड करने से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, कोलाइड करने के बाद भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या था, सेम होगा, है ना। तो यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में वही होगा, तो दोनों का रेशियो ऑब्वियसली क्या होगा, 1। तो वही तो लिखा था हमने। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या बोला था मैंने कि E 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखो आफ्टर द कोलिजन, मतलब जो कोलाइड किए उसके बाद तो दोनों एक साथ स्टिक कर गए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो था ही नहीं कुछ,
क्योंकि वो तो दोनों तो एक साथ मूव कर रहे हैं ना, तो उनके बीच का कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ही नहीं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है तो 0 बाई समथिंग क्या होगा, 0 ही होगा ना। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे कि E इज 0 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक के लिए क्या बोला था मैंने, ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर द कोलिजन इन पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स डिक्रीजेस, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज डिक्रीजिंग। तो ऑब्वियसली ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर होगा, तो उसका रेशियो क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा ना। इसलिए E का जो अलग अलग वैल्यू है इसी रीजन से। ठीक है, क्लियर है? देख लो। अब देखो हम लोग ना थोड़ा धीरे धीरे उसको प्रूव्स करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होगा। अब ये दो तरह के होगा, एक होगा 2 डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन और होगा 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। तो हम लोग ना पहले देखते हैं 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा। ओके चलो, तो हेडिंग दो 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, इसको अच्छे से देखो, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसी में फंसते हैं स्टूडेंट्स। 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अब देखो नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है 2 डायमेंशनल। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें लीनियर था, इधर हॉरिजॉन्टल जाएगा या फिर वर्टिकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कोलिजन होगा वहाँ पे वाई एक्सिस भी होगा, एक्स एक्सिस भी होगा, दोनों ही होंगे। ठीक है, तो उसका डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करना है। उसका डायग्राम ड्रॉ करने पहले भाई एक्स वाई ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा देखो एक सिंपल सा केस लेते हैं, उसमें बोला गया है कि एक स्मॉल m मास है, ठीक है, जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हमने ओरिजिन में एक कैपिटल M मास को रखा है जो कि रेस्ट में है। अब ये उसको कोलाइड कर रहा है। आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है, दोनों एक एंगल में मूव कर रहे हैं दो तरफ। सपोज ये M वाला मास इधर चला गया, जिसका एंगल है θ1, और स्मॉल m वाला मास इधर चला गया, इसका एंगल है θ2, और इसका वेलोसिटी पकड़ लो v1, इसका पकड़ लो v2। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि अब देखो कई तरह के वेरिएशंस देखे, कभी बोल सकते हैं कि फाइंड v1 एंड v2, तब θ1 θ2 गिवन रहेगा, या फिर ये गिवन नहीं है तो ये गिवन रहेगा, कुछ भी, मतलब कोई भी 2 वेरिएबल्स अननोन रहेंगे या 3 हो सकता है। तो हम लोग देखो इसमें से कितने इक्वेशंस बना सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इक्वेशन बना सकते हैं। 3 कैसे इक्वेशन बनाएंगे, हमें पता है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही भाई, है ना, लीनियर मोमेंटम, उसी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, है ना। तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन एक बार अबाउट एक्स एक्सिस लिखेंगे, दूसरी बार मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट वाई एक्सिस लिखेंगे, और थर्ड वाला इक्वेशन जो बनाएंगे उसको बनाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। ठीक है, तो देखो अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल अननोन रहेगा डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। मैं सभी को वेरिएबल पकड़ के इक्वेशन बना रहा हूँ, अब जो वेरिएबल रहेगा उसको पुट कर देना, है ना, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन along
एक्स एक्सिस। अब इसको कैसे करना है, हमें देखना है कि कोलिजन होने से पहले एक्स एक्सिस के अबाउट में कितना मोमेंटम था और कोलिजन होने के बाद अलोंग द एक्स एक्सिस कितना मोमेंटम है। अब ये ध्यान से देखो भाई, इधर ये जो मास कैपिटल एम जो ले जा रहा है, मोमेंटम कितना ले जा रहा है, mv2, और इसका एंगल θ1 है। तो मैंने क्या बोला था कि इस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में उसका एंगल है, जिसके साथ वो एंगल बना है, उस डायरेक्शन में उसका कॉस कंपोनेंट होगा। तो यानी इसका जो मोमेंटम होगा mv2 cos θ1 होगा। अच्छा, मैंने 2 1 मिक्स कर दिया, रुको, इसको 1 ले लो तो बेटर रहेगा तुम लोगों का, क्योंकि मैंने एंगल नीचे 2 दिया ना। हाँ ठीक है, तो इसका लिखो mv1 cos θ1, इसका क्या लिखोगे, अब ये वाला जो पार्टिकल जा रहा है उसका mv2 cos θ2। क्लियर है, कैपिटल mv1 cos θ1 क्या है, इस कैपिटल M मास का जो मोमेंटम है उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली इसका भी क्या है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस स्मॉल mv2 cos θ2। इसका y कंपोनेंट कितना होगा, इधर कितना होगा, कैपिटल M v1, ये वाला साइन होगा ना, तो साइन θ1, और नीचे क्या होगा, स्मॉल m v2 साइन θ2। देखो क्लियर है। तो एक्स एक्सिस में कौन कौन सा मोमेंटम है, कोलाइड होने के पहले है ओनली स्मॉल m स्मॉल u, क्योंकि ये वाला मास तो रेस्ट में था, तो इसको क्या लिखना है, स्मॉल m स्मॉल u प्लस 0 इक्वल टू mv1 cos θ1 स्मॉल m v2 cos θ2। ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली अगर हम लोग इसको अलोंग एक्स वाई एक्सिस लिखेंगे, देखो तो क्या आएगा, अलोंग वाई एक्सिस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिखना हाँ, कि अलोंग वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो कोलाइड करने से पहले तो कोई मोमेंटम नहीं था अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोलाइड करने के बाद क्या है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल mv1 साइन θ1 माइनस स्मॉल mv2 साइन θ2 इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि इनिशियली 0 था। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, कैपिटल mv1 साइन θ1 इक्वल टू स्मॉल mv2 साइन θ2। इसको इक्वेशन 2 दे देना। और थर्ड इक्वेशन क्या था, किससे बनाएंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कोलाइड करने से पहले जो टोटल एनर्जी है, कोलाइड करने के बाद भी टोटल एनर्जी सेम ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी पहले क्या था, हाफ स्मॉल m u स्क्वायर इक्वल टू, कोलाइड करने के बाद कितना हो रहा है, हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m v2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब तुमको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाना है। अब इट डिपेंड्स, मैं बार बार बोलूँ, इट डिपेंड कि कौन कौन सा वैल्यू गिवन रहेगा। कभी कभी हो सकता है θ1 θ2 गिवन है, तुम्हें v1 और v2 निकालना है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि v1 v2 गिवन है, θ1 θ2 निकालना है। तो इन तीनों इक्वेशन से घुमा फिरा के अच्छे से आराम से हो जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना। और इस तरह के क्वेश्चन मेरे वो जो PPL फिजिका प्रॉब्लम लैब का जो PDF है उसके अंदर है, तो उसको ज़रूर से करना। हाँ देखो क्लियर है। तो 2 डायमेंशनल हो गया इलास्टिक कोलिजन। अब आते हैं 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में। पहले ये नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। कोई भी देखो, कोई भी वीडियो अगर किसी भी पॉइंट समझ में नहीं आए, थोड़ा कमेंट करना। मैं ऑब्वियसली कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करना। अगर कमेंट पे ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो भी चलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
अब आते हैं टू डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन में, इसी में इन ऐड कर देते हैं, हो गया। तुम लोग लिखो टू डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। ये थोड़ा सिंपल, ये और थोड़ा सिंपल होगा। इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे सेम चीज होगा, मतलब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंस इट इज इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें क्या होंगे कि आफ्टर द कोलिजन दे विल स्टिक टू ईच अदर, है ना। कैसे, देखो सपोज एक स्मॉल एम मास है जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक दूसरा मास है जिसका मास है कैपिटल एम, उसका वेलोसिटी क्या लेंगे, स्मॉल वी ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों ना यहाँ पे स्टिक कर गए, और स्टिक करने के बाद ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब अब टोटल मास कितना हो गया, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और लेट अस अज्यूम कि इनका जो वेलोसिटी है वो कैपिटल वी है, और ये एक थीटा एंगल के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये हो गया एक सिंपल सा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस। अब हमें बोला गया क्या कि यू हैव टू फाइंड कैपिटल वी एंड थीटा, ठीक है। तो फिर से देखो ये और इजी है, इस पे सिर्फ हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, एक बार अलोंग वाई एक्सिस, एक बार अलोंग एक्स एक्सिस। कैसे, देखो बहुत सिंपल है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम कितना है, m प्लस एम इंटू कैपिटल वी, इसका जो कॉस कॉम्पोनेंट होगा कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में। तो इसको लिखो भाई, क्या लिखना है, कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल वी कॉस थीटा। अब इधर क्या होगा, सेम होगा, कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल वी साइन थीटा, हो गया। अब फिर से चलो, कोलाइड करने से पहले अलोंग एक्स एक्सिस कितना मोमेंटम था, mu, इसका कोई मोमेंटम था एक्स एक्सिस में, नो, जीरो। अब कोलाइड करने के बाद कितना मोमेंटम है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। अब फिर से अलोंग y एक्सिस अगर करेंगे हम लोग, तो क्या लिखना है, अलोंग y एक्सिस अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो ध्यान से, अलोंग y एक्सिस जो थे उस तरफ mu का कोई कंपोनेंट नहीं है कोलिजन से पहले, लेकिन इसका है, इसका कितना है, इसका है कैपिटल M इंटू स्मॉल वी, इसका कुछ नहीं है, तो जीरो इक्वल टू, अब क्या होगा कोलाइड करने के बाद, कैपिटल M प्लस स्मॉल m v साइन थीटा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, कैपिटल M स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m कैपिटल v साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब देखो मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी तुम लोगों को ना इस तरह से एक इक्वेशन साइन थीटा से दिखे, दूसरा इक्वेशन कॉस थीटा से दिखे, 99% चांस है उसको अगर तुम रेशियो करोगे तो एक आंसर मिलेगा, और स्क्वायर करके ऐड करोगे तो दूसरा पार्ट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली यही होता है, मतलब रेशियो करने से यहाँ पे देखो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एंगल वाला पार्ट मिल जाएगा कि कितना एंगल वो डिफ्लेक्ट कर दे, और अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो कैसे, तुम सिंपल इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, हाँ मतलब 1 स्क्वायर करो प्लस 2 स्क्वायर करो, ऐड कर दो, देखो क्या होगा, इधर हो जाएगा m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस क्या, कैपिटल M स्क्वायर v स्क्वायर, इधर हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर v स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से कैपिटल V कितना आएगा बोलो, कैपिटल V आएगा रूट अंडर m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस m स्क्वायर
वी स्क्वायर बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर। तो इसको अगर तुम लोग निकालोगे बाहर रूट के तो कैपिटल वी कितना आएगा, ये ना। तो ये हमें क्या मिल गया कि वो कितने वेलोसिटी से मूव करेगा ना, हो गया, इजी है। अब हमें एंगल निकालना है, एंगल और इजी है। देखो तुमको सिर्फ tan थीटा निकालना है, तो इक्वेशन 2/1 करो, बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या निकल रहा है, दिस बाई दिस, और इधर सब कटेगा, tan थीटा बचेगा। तो tan थीटा होगा कैपिटल स्मॉल एम वी स्मॉल एम स्मॉल यू, हो गया। तो ये दो डेटा हमें चाहिए, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आ सकता है इस तरह के, ये थ्योरी पार्ट नहीं आता नॉर्मली, लेकिन कभी कभी दे भी सकता है, तो ये पूरा प्रैक्टिस करके रखना। एज अ डेरिवेशन भी आ सकता है या फिर से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, मतलब डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी तो इंपॉर्टेंट है ही इसमें। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब देखो हम लोगों ने जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बहुत एक दो दिखाना थोड़ा लॉजिक क्लियर करने के लिए। तो हमने देखा था जो प्रॉपर्टीज की परफेक्ट कोलिजन में क्या था, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो हेडिंग दो, प्रूव दैट इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, प्रूव दैट इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। एक दो प्रूफ देख लो, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी जो सब जो बुक्स में है वो तुम लोग अपने आप कर पाओगे। देखो फिर से हम लोगों को सिंपल वाला केस लेते हैं कि एक मास m1 है जिसका वेलोसिटी है u1, दूसरा मास है m2 जिसका वेलोसिटी है u2। हाँ, ये दोनों मूव कर रहे हैं। अब मूव करने के बाद देखो कोलाइड किए, तो इनका वेलोसिटी हो गया v1 और इनका हो गया v2। तो हमें प्रूफ करना है कि कोलाइड करने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी था और कोलाइड करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, देख लो, पहले देख लो। हाँ, तो कोलाइड करने से पहले देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ, इसका कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसका कितना है, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, है ना। ये है कोलाइड करने से पहले का टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। मतलब कोलाइड करने के बाद ये पहले बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि क्या प्रूफ करना है वो क्लियर होना चाहिए ना, ताकि पता चले कि कहाँ तक जाना है, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे, करते ही रहोगे समझ। अच्छा देखो कितना सिंपल है। देखो हमें पता है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या प्रॉपर्टीज था, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा और स्मॉल ई का वैल्यू 1 रहेगा, है ना। तो हम लोग एनर्जी तो प्रूफ ही करने वाले हैं कि उसको तो नहीं ले सकते, तो बाकी दो बचा, एक है क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा स्मॉल ई का वैल्यू जो 1 होगा। चलो उसी से करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, 1 को ना एक साइड ले लो, m1 को ले लेते हैं इधर, ये हो जाएगा m1 v1 और m2 v2 उधर गया तो m2 कॉमन जाएगा, तो बचा v2 माइनस u2, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना ऐसे रखते हैं, इसको थोड़ा बाद में एडजस्ट करना पड़ सकता है। स्मॉल ई क्या था,
v2 माइनस v1 बाई क्या u1 माइनस u2। अब स्मॉल ई तो 1 है, तो ये हो गया v2 माइनस v1 बाई क्या u1 माइनस u2। तो यहाँ से होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। इधर होगा v2 माइनस v1, इसको ना इधर ले आओ तो होगा u1 प्लस v1, इसको उधर ले जाओ क्या होगा v2 प्लस u2, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। क्लियर है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर दो, तो क्या मिलेगा देखो, इधर हो जाएगा m1 और ये है a माइनस बी, इधर देखो a प्लस बी, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इट विल बिकम m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इधर भी सेम होगा m2, इधर भी a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो क्या होगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ m1 u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, हाफ m2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, अब जस्ट साइड चेंज करो, हो गया। अब u2 को इधर ले आओ तो क्या होगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, है ना। तो ये वाला पार्ट इधर आ गया, और इधर तो हाफ पहले से था, तो और ये हाफ m1 v1 स्क्वायर उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सॉरी थोड़ा छोटा हो गया, आई होप दिख रहा है, क्लियर है। देखो यही प्रूफ करना था ना हमें, सो प्रूफ्ड। ये प्रूफ अच्छा है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देख लो सिंपल है, हमने क्या किया, पहले हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रूफ करना था, सेम रहेगा, तो हमने कौन कौन सा प्रॉपर्टी चूज किया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला और जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन था वो वाला, इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये वाला प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब दूसरा वाला ना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर दो बॉडी का मास सेम है और दोनों में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सो आफ्टर द कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो वाला हेडिंग दोगे क्या, लिखो प्रूव दैट इन perfectly elastic collision, prove that in perfectly elastic collision between two bodies of same masses, the velocity of the bodies exchanged after the collision। फिर से देखो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करने वाले वो पहले देखते हैं, ठीक है। प्रूफ करने वाले क्या है, देखो एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज मतलब क्या होता है, मतलब u1 का जो वेलोसिटी था कोलाइड करने के बाद तो v1 होता है ना, अब वो v1 नहीं होगा, वो हो जाएगा v2 का वेलोसिटी। मतलब हमें आइदर प्रूफ करना है कि u1 हो जाएगा v2 या फिर u2 इक्वल टू हो जाएगा v1, इन दोनों में से कोई भी एक प्रूफ करना है हमें, दोनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और क्या लिखना है कि सबका मास सेम है, तो m1 m2 होगा नहीं, तो सब m है, अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किए तो सब टाइम कट गया, तो क्या होगा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू क्या होगा v1 प्लस v2, और सिंस इट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो 1 होगा। बस ये यहाँ से ना किसी भी एक चीज़, कोई भी u1 u2 v2 v1 किसी एक का वैल्यू यहाँ से निकालो, पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा। तो सपोज मैं u1 निकाल रहा हूँ, u1 कितना होगा v2 माइनस v1 प्लस u2, तो u1 के जगह पे लिख दो, यहाँ पे u1 के जगह पे क्या लिखोगे
V2 माइनस V1 प्लस U2, और प्लस U2 था यहाँ पे पहले से, इक्वल टू क्या हो गया V1 प्लस V2। तो इधर एक V2 गया, इधर एक V2 गया, तो इधर क्या होगा 2U2, और ये वाला V1 इधर गया तो इधर हो गया 2V1, तो 2 कटा, तो बचा क्या U2 इक्वल टू ओनली V1। देखो हो गया। दूसरा वाला प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे लिख देना कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट U1 इक्वल टू V2। अगर क्लास में कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में तो बैठे बैठे प्रूफ कर लेना, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे मतलब अगर कोई भी एक तुमसे प्रूफ हो गया तो लिख देना सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ऑल्सो, उसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये देखो कोलिजन का बेसिक या थोड़ा एडवांस जो क्वेश्चंस या डेरिवेशन से मैंने कर दिया। अब इसी को तुम लोग को सम्स करना है। सम्स तुम लोग जो बुक फॉलो करो, जो कोचिंग फॉलो करो, उसका मटेरियल्स करो। अगर मेरा मटेरियल चाहिए तो मेरा जो चैनल है वो फॉलो कर लेना। मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का चैनल का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और इसका जो प्रॉब्लम का शीट है वो मिल जाएगा, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आएंगे मैं हर एक का बनाऊंगा, अलग अलग बनाऊंगा, तो जिसका नाम होगा फिजिका प्रॉब्लम लैब। और मैंने इंस्टा में भी एक चैनल ओपन किया है, अकाउंट ओपन किया है, उसको फॉलो कर लेना। टिल देन गुड बाय।